हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के बारे में देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे बट कर नहीं पा रहे होंगे। आप लोग जब एक तो मन नहीं करता लिखने का, उसके बाद जब अपन लिखने बैठते हैं तो लिखते नहीं बनता है ना, ये नहीं आता दिमाग में कि क्या लिखना है। बहुत सारे लोग लिखते भी हिम्मत करके पेपर देते हैं बट उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, 70 80 90, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, 100+ नहीं आ पाते। तो उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस तरीके से तैयारी करें कि आप अच्छा आंसर लिख पाएं और आपके इजीली 100+ मार्क्स आ पाएं। तो सबसे पहली स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रिपेयर नोट्स दैट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग। आपको इस तरीके के नोट्स बनाने हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग में मदद करें। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि यू शुड कवर ऑल द डायमेंशन ऑफ ए टॉपिक। जैसे कि मेंस का सिलेबस होता है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस, उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए रहते हैं, ठीक है। मेंस के सिलेबस में जैसे एक सपोज टॉपिक दिया है GS2 में, कोई भी टॉपिक अपन ले ले, जैसे एनजीओ एक टॉपिक दिया है। अब एनजीओ टॉपिक है तो इसके सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। अब ये डायमेंशन आप कहां से आएंगे? एक तो होता है सेल्फ थिंकिंग। सबसे पहले आप खुद सोचेंगे कि आप कौन कौन से डायमेंशन कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एनजीओ में आप क्या खुद सोच सकते हैं? सबसे पहले एक आप खुद सोच सकते हैं कि डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसके पॉजिटिव क्या है ना, इसके निगेटिव्स क्या है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं प्रमोट करने के लिए। इसके बाद वे फॉरवर्ड। इतनी चीजें तो आप खुद सोच सकते हैं। कोई भी आदमी होगा जिसने तैयारी की है थोड़ी बहुत, कोई भी कैंडिडेट, तो वो इतना सोच पाएगा कि हाँ इतनी चीजें लिखनी है। बट इसके अलावा भी कई चीजें रहती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक तो सेल्फ थिंकिंग से आपने सोच लिया। दूसरा, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं पिछले कम से कम 10 सालों के। उससे अगर कुछ भी आया है, भले ही वो करंट का भी था, तो भी वो भी आपको नोट कर लेना है, बिकॉज चांसेस रहते हैं कि वो रिपीट हो जाए, ठीक है। तीसरा, आपको देखना है आपके मॉक्स में, या तो अगर आप फुल लेंथ मॉक्स दे रहे हैं तो उससे मिल जाएंगी, और अगर आपको और डिटेल में चीजें चाहिए, अगर आपको पास समय है, आप अगले साल की या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब है ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दे सकते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग के, जैसे विजन है या फोरम, कोई भी जो भी आपको कोचिंग सही लगे उसके सब्जेक्ट वाइज मॉक दीजिए। जैसे कि आप GS2 का, उसमें गवर्नेंस का स्पेसिफिक टॉपिक का मॉक होगा, उसमें एनजीओ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन इसी बेस पे डिजाइन किए जाते हैं, या तो जो पहले आ चुके हैं या उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये तीन मेन सोर्सेज होते हैं। एक तो सेल्फ थिंकिंग मेन यही है, बहुत सारी चीजें आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आ सकती हैं। फिर आ जाता है PYQ, ये तो आपको करना ही है ना। और तीसरी चीज मॉक्स आ जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि आप मॉक्स से इतनी ज्यादा चीजें नहीं मिल रही, तो इसके बदले आप एक और चीज कर सकते हैं। वो ये है कि जो डेली आंसर राइटिंग होता है, DAW इज डेली आंसर राइटिंग, बहुत सारी कोचिंग है, जैसे कि फोरम IAS है या इनसाइट्स है या IAS बाबा है। वो डेली आंसर राइटिंग के 5-5 क्वेश्चन डालती हैं। तो वो जब इस जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप देख लें और उससे टॉपिक उठा लें, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिवली आपके कवर हो जाएगा टॉपिक, आप सारे डायमेंशन कवर कर पाएंगे। तो अपन ने देखा कि आंसर राइटिंग का पहला स्टेप ये है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए अच्छे, है ना। अच्छे नोट्स का मतलब ये है कि सारे डायमेंशन कवर होने चाहिए एक टॉपिक के। दूसरी चीज ये है ऐड डायग्राम या मैप। कोई भी आप टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं, अगर उसमें आप डायग्राम और मैप आपको नोट्स में ही ऐड करना है। अगर आप नोट्स में ऐड नहीं करेंगे तो आप बाद में नहीं लिख पाएंगे। फिर आ जाता है डू नेसेसरी वैल्यू एडिशन, ठीक है। तीन चीजें हैं। नेसेसरी वैल्यू एडिशन ये मैं एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये लगभग सबको पता रहता है। एग्जांपल्स, केस स्टडीज, कमिटीज, जजमेंट, लॉस, पॉलिसीज, स्कीम्स, कीवर्ड्स, इंडेक्स, SDG, ये सारी चीजें आपको करनी है ना। फ्लो चार्ट, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन में आती हैं, और ये सारे आपके नोट्स में एक अलग से लिखे होने चाहिए। नोट्स में आपके एक जगह लिखे होंगे तो आप उतनी बार रिवाइज करेंगे जितनी बार आप मेन अपने जो थियोरेटिकल नोट्स हैं उन्हें कर रहे हैं। ये आपको ज्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा, कम से कम 7-8 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेंगे एग्जाम एनवायरनमेंट में। इसलिए आप इन्हें अलग से लिखें। और ये मैंने इस तरीके की लिस्ट क्यों बना ली, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसमें रैंडमली ऐड करते रहते हैं। कभी कोई स्कीम दिख गई या कोई जजमेंट दिख गया या कोई लॉ दिख गया तो रैंडमली ऐड करते रहेंगे। बट आपको इस तरीके से, आई कैन अश्योर यू कि आपको याद नहीं होगा, है ना। आई कैन गारंटी यू दैट आपको तभी याद होगा जब आप इस तरीके से अलग से एक लिस्ट बनाएंगे कि ये चीजें मुझे ऐड करनी है, और उसके अलग से नोट्स बना लेंगे, उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। तो ये पहली चीज थी।
अब अपन आते हैं कि मेन अपन आंसर राइटिंग वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, स्टेप 2 इज मेक अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग। आप जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो आपको एक बेसिक फॉर्मेट आपके दिमाग में बना लेना है आपको। अब वो किस तरीके से बनाना है मैं बताता हूं आपको एक एक करके। सबसे पहले डिसाइड हाउ यू विल राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये तो सबको पता होगा, आईबीसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, किस तरीके से बॉडी लिखेंगे और किस तरीके से कंक्लूजन लिखेंगे। जब आप नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तभी आपको तय कर लेना है ना, पेपर देने के पहले ही, जब कोई भी आप आंसर राइटिंग करने के पहले ही आपको ये तय कर लेना है। अगर आपके पास, अगर ये पॉसिबल है आपके पास, पॉसिबल इन द सेंस अगर आपके पास समय है और आप कर पा रहे हैं, देन मेक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट बना लें, जैसे ज्योग्राफी के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, सोसाइटी के लिए अलग, सोसाइटी जो GS2 की है उसके लिए अलग। स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब है कि आप अगर इन पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे, कैसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में GS1 मैंने कहा था ना कि एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको सेग्रीगेट कर लेना है, मतलब ये दिमाग में अपना फॉर्मेट बना लेना है कि क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो GS1 में सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आए उस पर या तो आप ईयर यानी कि जो भी पीरियड्स है वो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई की फिगर्स की, कोई रूरल रहा उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक या डिटेल या स्पेसिफिक पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आप लोग जिन्होंने पेपर देखा होगा तो उन्हें पता होगा पाला एंड सेना डायनेस्टी से एक बार क्वेश्चन आया था, तो आपको ये पता हो, आप ही उसका ईयर लिख सकते हैं कहाँ था। इसके अलावा आप वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लोकेशन। जैसे सपोज पाला एंड सेना डायनेस्टी से एक बार क्वेश्चन आया था, तो उस पर आप लिखेंगे कि कौन सी सेंचुरी में था, अराउंड 8th सेंचुरी, रफली आपको याद होना चाहिए, जैसे 8th सेंचुरी या 9th सेंचुरी या 8th to 9th सेंचुरी, इस तरीके से आप रफली लिख सकते हैं। लोकेशन लिख सकते हैं कि मॉडर्न डे बंगाल के पास था, आप डायग्राम बना के दिखा भी सकते हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आए तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको डेट्स याद कर लेनी है सारे एम्पायर्स की रफली, है ना। जैसे कि मौर्यन एम्पायर कब था, अशोका कब थे, गुप्ता एम्पायर कब था, संगम एज कब थी, रफली आपको पता होना चाहिए, उसका एरिया पता होना चाहिए। और उसके अगर कोई की फिगर्स के नाम आपको याद हो जाए तो और अच्छा है। की फिगर्स यानी कि जो वहां राजा थे उनके नाम। इसके बाद ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें मेनली डेफिनेशन बेस्ड होता है, या फिर अगर कोई डाटा भी अगर आपको पता हो तो लिख सकते हैं, बट मेनली डेफिनेशन बेस्ड होता है। सोसाइटी में तो हमेशा ही जो GS1 की सोसाइटी है उसमें डेफिनेशन बेस्ड ही होता है ज्यादातर, है ना। जैसे कि उसमें सेक्युलरिज्म टॉपिक दिया है, यूनिवर्सल सिविल कोड है, या कम्युनलिज्म है, या पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है, ये सारे टॉपिक दिए हैं। तो इनकी आपको डेफिनेशन पहले से याद रखनी है, या इन पे कोई आप डाटा तैयार कर सकते हैं। या फिर सोसाइटी में एक चीज और आप तैयार कर सकते हैं, रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार करिए, बिकॉज टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, इन्हीं पर डायरेक्टली क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा मतलब ये है कि आप, जैसे कि सपोज कोई डाइवर्सिटी एक टॉपिक दिया है उस पर क्वेश्चन आए, तो आप इंडिया थाली मॉडल के बारे में बता सकते हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि किस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग थाली होती, मतलब आप उसको, जिसको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक है, क्या होता है। इसी तरह सेक्युलरिज्म में आप अशोक सर्वधर्म संभव, या 12th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्पेसिफिक चीजें देख सकते हैं। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी आंसर राइटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं जो पिछले टॉपर्स ने लिखी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और खुद का भी एक्सपीरियंस है मेरा, उस पर बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अगर स्टार्ट करेंगे कोई अलग सी चीजों से, तो क्योंकि ये कोई नहीं लिखता है ना, बहुत कम लोग हैं जो ये लिखते हैं, अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाता है GS2 में आ जाती है पॉलिटी। पॉलिटी में आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉलिटी में सबसे अच्छा तरीका है आप आर्टिकल याद कर लें। और आर्टिकल इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पार्लियामेंट है, उन सब पे आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके आप लिस्ट बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तभी वो याद होंगे। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल, ठीक है, अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। इसके अलावा करंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप सपोज आपका कोई क्वेश्चन आया गवर्नर के ऊपर, ठीक है, तो आपने आर्टिकल से स्टार्ट कर दिया कि आर्टिकल इतने में गवर्नर के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर आपको कोई करंट पता हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिसेंटली टक 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 टक, जो भी करंट है वो, ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद। तो आप ये दोनों भी चीजें भी कर सकते हैं अगर आपको दोनों चीजें पता है तो, ठीक है। उसके बाद
रैंकिंग इन इंडाइसेस, कोई भी रैंकिंग आपकी इंडाइसेस पे है, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या कोई भी इंडेक्स आ रहा है, गवर्नेंस इंडेक्स है, उस पर आप रैंकिंग बता सकते हैं। प्रीएम्बल है या फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, कोई डाटा है, इन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये मैं सब्जेक्ट वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जिससे कि स्पेसिफिक चीज़ें पता चल जाएं, जैसे कि इसमें आर्टिकल स्पेसिफिक होता है, करंट इवेंट है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बताया कि आप रेडीमेड इस तरीके से तैयार कर सकते हैं बिकॉज उसमें टॉपिक लिमिटेड है। हिस्ट्री के मैंने अलग से बताए, बट आपको एक, अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा तो आप एक कॉमन फॉर्मेट भी बना सकते हैं। कॉमन फॉर्मेट यानी कि जैसे कि डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा या फिर आर्टिकल से स्टार्ट करूंगा, या इस तरीके से 10-15 कॉमन फॉर्मेट, 10-15 तरीके होते हैं वो आप बता सकते हैं इन्हीं से देख के जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आईआर आ जाता है। आईआर में तो करंट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई भी चीज आ रही है करंट से स्टार्ट कर देना है या चीज को एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि I2 U2 पे क्वेश्चन आया था तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब बना, क्यों बना, क्या इसका मेन वो है, 3-4 लाइनों में, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी इन गवर्नेंस। सोसाइटी इन गवर्नेंस में भी आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, एनजीओ या प्रेशर ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आए, या फिर करंट से, करंट पे अगर कुछ हो रहा है, या कोई डाटा या इंडेक्स से अगर हैंगर पे या हेल्थ पे क्वेश्चन आए या एजुकेशन पे, इनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। GS3 इकोनॉमी में आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी इंडेक्स, रिपोर्ट है, कोई डाटा है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में भी सेम, सब में इसी तरीके से होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको देख लेनी है ना। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पहले से तय करना पड़ेगा। वहां जाके चीजें याद नहीं आती, समझ नहीं आएंगी। आप ये लिस्ट बना लेंगे कि मैं 15 तरीकों से स्टार्ट करूंगा, बट आप जब वहां देने जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कि सपोज हेल्थ पे क्वेश्चन आ गया या हंगर न्यूट्रिशन पे आ गया, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ, या कोई करंट की आपने जो भी चीजें बनाई है उससे स्टार्ट कर सकता हूँ। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि अगर इससे आ रहा है तो मैं इस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ, और तभी आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे, नहीं तो अपन फिर बहुत जनरलाइज लिख देते हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक में भी या तो डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें, या करंट से लिंक कर दें। अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका सिग्निफिकेंस बता दें मॉडर्न टाइम में क्या है ना, 3-4 लाइन में। इन्वायरमेंट में भी सिमिलरली यही तरीके होते हैं। सिक्योरिटी में भी ऐसे तरीके हैं, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में रिसेंट में अगर कोई हुआ है तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, डिफाइन कर सकते हैं आप डिजास्टर को, बट रिसेंट में अगर कोई हुआ है तो यहाँ पास सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद अगले लाइन में रिसेंटली ये हुआ था ये भी लिख सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से। और ये एक बहुत जरूरी चीज है कि इफ यू नो द रिसेंट कंटेक्स्ट, अगर आपको करंट अफेयर से उसके बारे में कोई भी इंसिडेंस या कुछ भी हुआ है, जैसे कोई डिजास्टर आया है या किसी भी ऊपर वाली सारी चीजों में किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई रिसेंट कंटेक्स्ट पता है तो हमेशा उसे इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसे इंट्रोडक्शन में लिखना ही लिखना है। आपने इवन डेफिनेशन से स्टार्ट किया है उसके बाद लिखते हैं आप 2 लाइनों में, तो उससे काफी इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाता है बॉडी। अब ये मेन चीज आ जाती है, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, उसके थोड़े बहुत मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, बट मेन मार्क्स कहाँ के होते हैं, मेन मार्क्स होते हैं बॉडी के। आप अगर बॉडी में जो भी लिखेंगे उसी से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। तो बॉडी को सबसे पहले आपको सब डिवाइड करना है, सब डिवाइड क्वेश्चन इनटू पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर पार्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चन में पार्ट्स दिए ही होते हैं, जैसे कि सपोज पूछा कि एग्रीकल्चर में मार्केटिंग में क्या इश्यूज हैं और इसके रिफॉर्म्स बताइए, क्या क्या लिए गए हैं, तो ये 2 पार्ट्स में ऑलरेडी दिए हैं। अगर पार्ट नहीं दिए हुए, सपोज यही बस पूछा कि देयर आर सेवरल इश्यूज हिंडरिंग द मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सप्लेन, इस तरीके से दिया है, यानी कि बस इसमें इश्यूज के बारे में पूछा है, तो आपको खुद से डिवाइड करना पड़ेगा सब पार्ट में। आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इश्यूज के बारे में पूछा है तो आप गवर्नमेंट स्टेप्स बता सकते हैं, वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि अब और क्या करना चाहिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पार्ट होने चाहिए, 15 मार्क्स का है तो मिनिमम 3 पार्ट होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए है कि सपोज आपसे पूछा कि इश्यूज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग और खत्म हो गया क्वेश्चन, 15 नंबर का है, तो आप 15 इशू थोड़ी लिख पाएंगे, है ना। आप लिख भी लेंगे तो आपके फिर अच्छे नहीं रहेंगे, पॉइंट बहुत बेकार हो जाएंगे। आप 6-7 पर लिख सकते हैं, उसके बाद तो आपको दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी ना, आपको इसको गवर्नमेंट स्टेप्स लिख सकते हैं, उसके बाद आप फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। इससे अगर आप सपोज 10 नंबर के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 5-6 ही दोनों में पॉइंट लिखने हैं, और इसी तरह से आपके 10-12 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पार्ट में, और 15 का है तो मिनिमम 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बट फोकस शुड बी ऑन मेन पार्ट, है ना, जो भी मेन पार्ट पूछा गया है। जैसे कि उसमें पूछा है इश्यूज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो आपको मेनली उसी पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा पॉइंट और सबसे ज्यादा एरिया उसी को देना है। उसके बाद जो भी आप सॉल्यूशंस लिखेंगे उसे कम एरिया देना है, ठीक है।
इसके बाद डू नेसेसरी वैल्यू एडिशन। इतना तो बहुत लोगों को पता रहता है कि आप पे कोई भी क्वेश्चन आया, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया जिस तरीके से अपन ने डिस्कस किया है 2-3 लाइनों में, उसके बाद अपन ने मेन पार्ट कर लिखा और स्टार्ट कर दिया लिखना, उसको सब डिवाइड भी कर लिया। बट इतना करने के बाद भी आपके मार्क्स 70, 80, 90 इसी रेंज में रहेंगे। आपके मार्क्स बढ़ेंगे कैसे, 100, 110 प्लस कैसे आएंगे, जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है, मैप्स या डायग्राम्स आपको ऐड करने हो वेयर एवर पॉसिबल। आपको ये सोचना है, आपको ये लग रहा होगा कि मैप तो वो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे यहाँ यहाँ ऐड करना है, बट बिल्कुल पता नहीं चलता। आप वहां उस एनवायरनमेंट में, एग्जाम एनवायरनमेंट में आप जाएंगे तो आप जब घर आके देखेंगे पेपर, तो आपको एहसास होगा कि यार ये मैं यहाँ भी मैप ऐड कर सकता था, यहाँ डायग्राम ऐड कर सकता था। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जब तक आप कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि आप हर क्वेश्चन में ये ध्यान दें कि आपको मैप बना सकते हैं कि नहीं, डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं। और आप देखेंगे कि आपके सिग्निफिकेंटली ज्यादा क्वेश्चनों में आप बना पा रहे हैं। पहले आप सपोज आईआर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसी बस में बनाएंगे, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है इसमें डायग्राम बना देंगे। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं सोसाइटी के, डिजास्टर के, इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक्स के, उन सब में डायग्राम बन सकते हैं, मैप्स बन सकते हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के मैप। तो ये आपको बनाने ही बनाने हैं और कॉन्शियसली ये सोचना है कि मैं यहाँ मैप बना सकता हूँ कि नहीं। आप भले ही थोड़ा टाइम ले लें स्टार्टिंग में, बट आपको सोचना है कि मैं किस तरीके से मैप बना सकता हूँ, और जहां भी पॉसिबल हो वहां जरूर बनाएं, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद फ्लो चार्ट्स आपको ऐड करने हैं, ग्राफ्स ऐड करने हैं, डायग्राम इन द सेंस कोड डायग्राम जो होते हैं, है ना, जैसे ज्योग्राफी में डायग्राम होते हैं उस तरह के डायग्राम है, आर्ट एंड कल्चर में होते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, स्पेशली इकोनॉमी में लाइन डायग्राम है, वो बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपके पास जगह कम हो, यहाँ कुछ लिखें आप इस तरीके से बना दें, या फिर ये पेपर है तो यहाँ कोने में इस तरीके से बना के इस तरीके से बना दें। ये सब तरीके हैं, ये आपको इस्तेमाल करने हैं, इससे बहुत इम्पैक्ट आता है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी, बहुत आसान चीज है, बट जब तक आप इसे कॉन्शियसली सोचेंगे नहीं कि मुझे ऐसा करना है और करेंगे नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जब पेपर देंगे मॉक्स, तो आप देखना, ध्यान देना कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं जब तक आप खुद से अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो या फिर इस तरीके से बना सकते हैं आप, ये जैसे आंसर शीट है तो यहाँ पास इस तरीके से लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के। अब जब भी आप मैप बना रहे हैं तो इंडिया का या वर्ल्ड का, तो आप पार्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको पूरा मैप बनाने में, वैसे तो बनना चाहिए पूरा मैप बनाना, बट अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप पार्ट बना सकते हैं। जैसे कि ये साउथ इंडिया का पार्ट है, आपको यहाँ कुछ दिखाना है तो ये गुजरात का अपना पार्ट है। अगर यहाँ दिखाना हो, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पास ज्यादा होती हैं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ यहाँ है, और लिंक दिखा सकते हैं कुछ भी, मतलब आप पार्ट भी बना सकते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो उसे बॉक्स में बंद करें और फिगर लिखें। इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम होते हैं। ब्लॉक डायग्राम मतलब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, मतलब आपको एक चीज से दूसरी चीज में आप बढ़ रहे हैं वो दिखा सकते हैं, या इस तरीके से बना सकते हैं। आपको ये पता ही होगा, अपन बनाते हैं ना, इस तरीके से कुछ लिखा, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, इस तरीके से अपन दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप बॉक्स पे बंद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास अगर ज्यादा है पॉइंट, 4-5 तरीके से दिखाना है तो ऐसे लंबा लंबा बना दें। अगर बस 2-3 ही है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जिससे एरिया कम कवर होगा आपका। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, जो पहली बार देख रहा होगा, मतलब जिन्होंने नहीं की होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उससे बकवास लगेगा, बट ये इससे फर्क पड़ता है। उसके बाद आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, हर सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे कि आईआर है ना, आईआर के अपने कीवर्ड हैं, जैसे कि क्वाड है ना, I2U2 है। जैसे कि वर्ड हो गया जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, है ना, इंडो पैसिफिक। जो भी टर्म्स न्यूज में है वो आपको कॉन्शियसली याद रखना है कि आपको ऐड करने हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये सब चीजें आपको पता है, सबको पता रहती हैं, बट आप ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। आप ये चीजें लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में जब तक आप सोचेंगे नहीं कि हाँ मुझे लिखना है। मेन अंतर यही होता है इसमें, कि आपको पता होती हैं चीजें कि ये हैं, बट आप लिख नहीं पाएंगे। फिर सारे जितने भी वैल्यू एडिशन आपने अपने नोट्स में मैंने बताए थे ऊपर, है ना, जब मैंने बताया था कि नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप वैल्यू एडिशन लिखेंगे, लॉ, जजमेंट, ये सब, वो सारी चीजें आपको ऐड करनी है एग्जाम्पल में, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई टू राइट समथिंग स्पेसिफिक इन ऑल पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, जैसे कि सपोज मैंने आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जनरल पॉइंट तो कोई भी बता देगा, 5 जनरल पॉइंट बता देंगे आप, है ना, कि अवेयरनेस नहीं रहती फार्मर्स को, है ना, सप्लाई चेन में दिक्कत है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अच्छे नहीं रहते, और ई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता,
मतलब ये बहुत जनरल बातें मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी से भी पूछेंगे। आप अपने कोई 10th 12th क्लास में पढ़ रहा हो ना भाई बहन, उससे पूछेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत है, वो भी 5-6 बता देगा। ये कोई भी बता सकता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। सिग्निफिकेंस किस चीज का है, आप कोई भी चीज बता रहे हैं तो उसका एक एग्जाम्पल दें या कोई डाटा लिखें उस लाइन में। हर लाइन में आपको एक एग्जाम्पल और डाटा या फिर कोई रिपोर्ट है, जितने ज्यादा मैं कोट कर सकते हैं उतने ज्यादा मैं कोट करें। स्पेशली आप जो इनिशियली जो पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है या चौथा, जितना इनिशियल के जो पॉइंट है उनमें कोशिश करें कि आप एग्जाम्पल या डाटा या कोई केस स्टडी या रिपोर्ट या कुछ भी जो भी अपन ने वैल्यू एडिशन देखा था वो लिखें। इससे आपका कोई बहुत जनरल पॉइंट भी बहुत स्पेसिफिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चन आया, उसमें आपने कुछ भी लिख दिया कि ये सपोज वुमेन एम्पावरमेंट कराता है, तो आपको उसके बाद उसे बताना पड़ेगा ना, उस पर डाटा देना पड़ेगा कि जो अराउंड है ना 70% जो एनिमल हस्बेंड्री को देखती हैं वर्क करती हैं वो वुमेन होती हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इस तरीके से आपको डाटा देने पड़ेंगे चीजों के। जैसे आपने कभी कहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में लिखा कि एग्रीकल्चर की फार्मर इनकम डबल कैसे की जाए, तो आपने लिखा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा देना चाहिए। तो वहां आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कितना एम है उसे बढ़ाने का, क्या पॉलिसी ली दी गई है। तो यही 2-3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जनरल चीजों के मार्क्स नहीं मिलते, आपको स्पेसिफिक चीजें बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि जनरल चीजें कोई भी लिख सकता है। कोई बहुत कम तैयारी कर रहा है वो भी लिख लेगा। आपकी अच्छी तैयारी इसी से डिफरेंशिएट होती है कि आप कितना अच्छा वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन जेनरिक है देन यू कैन यूज द सिलेबस। सपोज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन आया साइंस पे, है ना, जैसे कोई स्पेसिफिक इन्वेंशन पे आ गया कि अपनी लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यूज ऑफ साइंस या स्पेसिफिक इन्वेंशन इन आवर लाइफ, ये कोई क्वेश्चन आया, तो इस पे आपको सपोज नहीं पता उसके बारे में, तो आप सिलेबस के यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें यूज करके इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपको नहीं बन रहा है तो। अगर क्वेश्चन क्रिटिकल, वैसे तो बहुत सारे अंत में जो टेल वर्ड्स होते हैं ना बहुत सारे दिए रहते हैं, बट एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्रिटिकली एग्जाम में पूछा हो तो आपको बोथ साइड लिखनी ही लिखनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आधे ही नंबर मिलेंगे। डू नॉट राइट जेनरिक पॉइंट विदाउट स्पेसिफिसिटी इवन इफ राइटिंग, देन ट्राई टू कोट सम रिपोर्ट। वही बात हो गई कि आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे कि आपने दो तरीके होते हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। एक ये है कि एज पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2013 दिस नीड टू बी डन, या आप एक लाइन में लिख सकते हैं एज पर दलवाई कमिटी दिस नीड टू बी डन। उससे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ आप ये लिखें कि जो भी करना है, उसके बाद अंत में लिख दें नीति आयोग, अंडरलाइन कर दें। इससे आपका एरिया कम कवर होगा। नहीं तो आपके जो लाइन्स है वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, 4-4 5-5 लाइन की हो जाएंगी। आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको कम से कम एरिया में ज्यादा कन्वे करना है, तो ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। फिर जो भी पेपर है, सारे पेपरों में आपको वैल्यू एडिशन करना है। एसडीजीज है, डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, रिपोर्ट है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं है कि बस आप इकोनॉमी में यूज करें या जहां भी आ रहा है वहां यूज करें। बजट को बस आपको इकोनॉमी या GS3 में यूज नहीं करना है, आपको GS1 GS2 3 4 ऐसे हर जगह जो भी वैल्यू एडिशन है आपने नोट्स बनाए हैं वो हर GS पेपर में हर ऐसे में यूज हो जाएंगे। इसके बाद मैं अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर आप इश्यूज लिख रहे हैं, इश्यूज पूछा है या नहीं पूछा, आप ऐसे ही एक पार्ट बना के लिख रहे हैं तो आपको सोल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। अगर सोल्यूशन पूछा गया है स्पेसिफिकली तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके, या इस तरीके से बना के। अगर नहीं पूछा गया और आपके पास जगह कम है तो आपको 3-4 लाइन में लिख देना है। सो है ना, टू रिजॉल्व दिस इशू दिस कैन बी डन, दिस कैन कॉमा कॉमा मार के 3-4 लाइन में लिख देना है। बट अब अगर आपने लिखे हैं इश्यूज तो आपको सोल्यूशन लिखना ही पड़ेगा, वो अपने आप एक पार्ट बन जाएगा अगर आपने इशू लिख दिए तो। कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको 1-2 लाइन लिखनी है। जैसे कि आपने सब पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद आप इसके पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो ऐसा ना रखें कि आप 2 वर्ड में खत्म कर दें, आपको 1-2 लाइन लिखनी ही लिखनी है ना। बट ये भी याद रखना है कि 2-3 लाइन से ज्यादा ना हो, बिकॉज फिर वो आप ज्यादा पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। बट 1-2 शब्द में खत्म नहीं कर देना है। कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा लिखना है। जैसे कि ये पूछा जाए कि आपसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, तो आप लिख देंगे पॉवर्टी। ये ऐसे काम नहीं करे चलेगा, है ना। आपको कुछ उसके बारे में 1-2 लिखना पड़ेगा, कोई डाटा या फैक्ट, या उसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वही ऊपर वाली बात हो गई कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। इस पर इस तरीके से लिख सकते हैं, अंत में लिख सकते हैं आप। इसके अलावा हाउ टू जनरेट पॉइंट्स, अब ये बहुत लोगों को इशू आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हाउ टू जनरेट पॉइंट, किस तरीके से पॉइंट जनरेट करें। आपने सब पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपको वैल्यू एडिशन करना है, सब कुछ लिखना है, बट पॉइंट किस तरीके से जनरेट करें। तो आप जैसे ज्योग्राफी है ना, सब्जेक्ट के टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, उसमें आप एक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इस तरीके से आप टर्म आप यूज करेंगे, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, इससे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। आईआर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे दो कंट्रीज के बारे में पूछा, तो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल एक्सेट्रा, इस तरीके से आप टर्म्स यूज करके आपके पॉइंट ये हो जाएंगे, है ना। जैसे कि इंडिया और जापान के बीच में रिलेशन बताओ, तो पहला आप लिखेंगे जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है, उसके बारे में बता देंगे 2-3 पॉइंट। फिर लिखेंगे जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट बता देंगे। फिर तीसरा, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, तो आपको याद रहेंगे कि कैसे मतलब पॉइंट्स याद आते रहेंगे और ये टर्म्स भी आपके यूज हो जाएंगे। इसके बाद एक तरीका होता है जीएस सिलेबस वाइज। जीएस सिलेबस वाइज का क्या मतलब है? जीएस जीएस सिलेबस वाइज का मतलब है कि जीएस 1 2 3 4 में जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटी, उसके बेसिस पे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल वाइज। लेवल वाइज यानी कि इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल। जैसे कि ऐसे में आपको बताया जाता है ना, जैसे कि सपोज आया कोई यूथ पे क्वेश्चन, कोई फीमेल लेवल 4 पार्टिसिपेशन पे, कोई ड्रग अब्यूज पे, किसी भी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप सोच पाएंगे कि आप ये तरीका कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे यूथ पे आया, तो यूथ पे आया या फीमेल लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन पे आया, ये ज़्यादा अच्छा है ना, एग्जाम्पल है। तो इस पे आप ये देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो है ना। तो इंडिविजुअल यानी फीमेल को क्या बेनिफिट होगा, सोसाइटी को क्या होगा, नेशनल को क्या होगा, इंटरनेशनल बेनिफिट क्या होंगे इसके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक होता है टेम्पोरल तरीका पॉइंट जनरेट करने का। टेम्पोरल में आ जाता है जैसे कि वुमेन है, वुमेन पे आया क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आप इसे लिखेंगे बचपन, टेम्पोरल इन द सेंस लाइफ साइकिल में, है ना। लाइफ साइकिल, टेम्पोरल इन द सेंस समय के साथ, जैसे कि पहले क्या चैलेंजेस थे, है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, फिर अब क्या मतलब हिस्टोरिकल क्या चैलेंजेस थे, अब कंटेम्प्रेरी क्या इश्यूज हैं। जैसे पुलिस पे आया तो पहले क्या इश्यूज थे, अब कंटेम्प्रेरी क्या इश्यूज हैं। गवर्नेंस पे आया तो पहले कैसे गवर्नमेंट था, फिर गवर्नेंस आई, फिर गुड गवर्नेंस आई, फिर एथिकल गवर्नेंस आई। इकोनॉमिक पॉलिसी में कैसे समय के साथ चेंज आया, इससे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। रूरल अर्बन करके आप जनरेट कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटी का टॉपिक है, जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ पे आपको दो उस पर डिवाइड कर दीजिए कि रूरल में क्या इश्यूज हैं, अर्बन में क्या इश्यूज हैं। माइग्रेशन में ऐसे कर सकते हैं कि रूरल में क्या इशू, किसके कारण माइग्रेट हो रहा है, अर्बन में क्या वजह है जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स वाला तरीका आप अपना सकते हैं। स्टेक होल्डर्स इन द सेंस, जैसे कि सपोज टैक्स कलेक्शन या कोई स्कीम या आरटीआई, जैसे आरटीआई पे आया कि आरटीआई के क्या इश्यूज हैं, तो आरटीआई के कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। एक तो अपन जनता है, तो जनता है ना, एक तो जो लोग हैं उनके क्या इश्यूज है, पब्लिक के क्या इश्यूज हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इश्यूज हैं, जो आरटीआई जो ऑफिस है उसमें क्या इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे सिटीजन चार्टर है, तो सिटीजन चार्टर में भी इसी तरह, सीसी यानी सिटीजन चार्टर, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जिसको नहीं भी पता हो तो मतलब इसको भी आप फिर सब डिवाइड कर सकते हैं कि अपने में क्या इश्यूज हैं, जो इंस्टीट्यूशन है सिटीजन चार्टर के उसमें क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट में क्या इश्यूज हैं, सोसाइटी के क्या इशू हैं। इस तरीके से आप स्टेक होल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टैक्स कलेक्शन है, ये तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि टैक्स किसी को कलेक्ट करना है, तो टैक्स कलेक्शन में क्या इश्यूज हैं, है ना। एक तो इशू सरकार की तरफ से क्या दिक्कत आ रही है ना, जो उसकी मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा लोगों में क्या इश्यूज है जिसके कारण टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, फिर कॉरपोरेट्स क्या गलतियां कर रही हैं, इंटरनेशनल क्या उसके रीजन है। तो आपको स्टेक होल्डर सोचने हैं कि क्या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है टैक्स कलेक्शन में, और उसके बेसिस पे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, और ये ईजी हो जाता है काफी जनरेट करना। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा तरीका है सप्लाई चेन के बेसिस पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, एनर्जी है, इन केस में आप कर सकते हो, इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में आप ये कर सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर में सबसे पहले प्री कल्टीवेशन वाला स्टेज आ जाता है, फिर कल्टीवेशन, और फिर पोस्ट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद, ठीक है। प्री कल्टीवेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सॉइल इन्वॉल्व होती है, पावर इन्वॉल्व होती है, फर्टिलाइजर इन्वॉल्व होते हैं, वाटर होता है, वाटर या बेसिकली इरिगेशन, उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अपनी जो नॉलेज होती है, रिसर्च है, ये सब इन्वॉल्व होता है। फिर कल्टीवेशन में आ जाती हैं, क्रॉप्स आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है,
इस तरीके से आप कल्टीवेशन वाले में मल्टीपली डिवाइड कर सकते हैं। पोस्ट कल्टीवेशन में स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, ये कुछ चीज़ें सब में आ जाएंगी। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, रिसर्च है, इंडस्ट्री का लिंक है ना, अकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज है, और फार्मर की अवेयरनेस है, ई टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्री कल्टीवेशन यानी कि जो अपन फसल उगा रहे हैं उसके पहले क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे, कल्टीवेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, अब जब आपकी उग गई फसल उसके बाद क्या क्या चीज़ें आएंगी। इन सब पे अगर सपोज आपको इशू आ रहा है तो है ना, इन सब पे अगर कोई भी इश्यूज पूछा एग्रीकल्चर के क्या है, तो ये अगर आप एक एक भी इस पे बता देंगे कि सॉइल का क्या इशू है, लैंड का क्या इशू है, मतलब ये लिखे नहीं है, इसमें 10-15 फैक्टर होते हैं, पावर का क्या इशू है, फर्टिलाइजर का, तो इस पे आप सोच पाएंगे और आपके पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग का होता है, इसी तरह सर्विस का है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप लिख सकते हैं कि एंट्री लेवल पे क्या दिक्कत है, फिर जब आपका है ना ऑपरेशन लेवल पे क्या दिक्कत है, एग्जिट लेवल पे क्या दिक्कत आ रही है। इस तरीके से आप सप्लाई चेन पर डिवाइड करके बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। फिर लाइफ साइकिल अप्रोच है। लाइफ साइकिल यानी कि बचपन से बूढ़े तक, जैसे कोई वुमेन पे क्वेश्चन आ गया तो आप ले सकते हैं कि बचपन में क्या दिक्कत होती है, फिर एडोलेसेंट में, फिर एडल्ट में, फिर ओल्ड एज में क्या दिक्कत होती है ना। इसी तरह बहुत सारे, जैसे न्यूट्रिशन का आ गया तो बचपन में नहीं होगा न्यूट्रिशन, फिर बड़े में नहीं होगा एडोलेसेंट में, फिर बड़े में नहीं होगा ओल्ड एज में। तो इससे आप सोच सकते हैं कि उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, इश्यूज आएंगे और आपके पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद एक ये थोड़ा अलग है, डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन बेस्ड का मतलब है कि आपको उसकी डेफिनेशन मतलब पता होना चाहिए, मतलब बेसिक एक्सप्लेनेशन बेस्ड कह सकते हैं इसे आप। जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, इस पर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डिटरमाइन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या क्या डिटरमाइन करता है? सबसे पहले सोसाइटल फैक्टर है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और इसी तरीके से आप बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हैं और इससे आपके मल्टीपल पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह सपोज जीडीपी पे क्वेश्चन आ रहा है तो जीडीपी को क्या क्या डिटरमाइन करता है, आप सोच के बता सकते हैं, है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, सर्विस कैसी हो रही है, एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, सेक्टर वाइज हो गया, ये सेक्टर्स में आप बता सकते हैं। फिर इंटरनेशनल क्या क्या हो रहा है, कोई पेंडेमिक तो नहीं आ रहा, कोई वॉर तो नहीं चल रहा, वो सब डिटरमाइन करेगा। फॉरेन पॉलिसी कैसी है वो डिटरमाइन करेगा, दूसरी कंट्रीज की पॉलिसीज कैसी हैं। फिर लेबर मार्केट डिटरमाइन करेगा, उसमें आप लिख सकते हैं लेबर लॉस के बारे में। फिर ई गवर्न टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करेगी, आईपीआर जो रिजीम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम, वो डिटरमाइन करता है। उसके बाद आर&डी में एक्सपेंडिचर, मतलब उस वाले लाइन में आप लिख सकते हैं। इसके इसी तरह बहुत सारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीजें जीडीपी को डिटरमाइन करती हैं। और कोई भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है तो इसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। सिमिलरली जैसे कल्चर है तो कल्चर को एक्सप्लेन या डिफाइन किसके बेसिस पे किया जाता है, कल्चर क्या हो सकता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर पे आया है ना, सपोज जैसे कि आया आर्ट फॉर्म पे कोई क्वेश्चन आया, तो आर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। आर्ट फॉर्म में आपको यही आएगा, एक तो आर्किटेक्चर आ जाएगा, या फिर स्कल्पचर्स आ जाएंगे, पेंटिंग्स आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएगा, डांस आ जाएगा। इसके अलावा भी होता है कलिनरी आर्ट होती है, यानी कि जो खाना बनाने का आर्ट फॉर्म है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कपड़े बनाने का होता है वो वाले आर्ट फॉर्म होते हैं, है ना, मार्शल आर्ट्स होती हैं। इस तरीके से आपको सोचना होगा और मल्टीपल में डिवाइड कर पाएंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे आंसर। अब एक और ये पॉइंट हो गया, अब ये अपन ने देखे बहुत सारे तरीके जिससे कि आप मल्टीपल डायमेंशंस जनरेट कर सके, मल्टीपल पॉइंट जनरेट कर पाए। इसके बाद एक और है, डू नॉट राइट एक्सेसिव पॉइंट। आपने पॉइंट बहुत सारे जनरेट कर लिए, बहुत सोच लिया, बट एक्सेसिव पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, है ना। लीव स्पेस टू कवर ऑल पार्ट्स। जैसे आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो जो मेन पार्ट है उसके आप ज्यादा पॉइंट लिखें, बट ऐसा ना करें कि आप फिर दूसरे जो पार्ट्स हैं उस पर कुछ लिखने के लिए जगह ही ना बचे। और अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप अल्टीमेटली ये तरीके अपना ही सकते हैं कि इस तरीके से आप बना दें, या इस तरीके से, या बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन किस तरीके से लिखेंगे, अब ये अपन ने इंट्रोडक्शन बॉडी देख ली, अब कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। कैन बी रिटन एज ए वे फॉरवर्ड। आपका जो भी वे फॉरवर्ड है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टेप है, उसे आप बचा के रखें और वो कंक्लूजन में लिख दें। इसके अलावा यू कैन यूज द गवर्नमेंट एम्बिशन, जैसे कि न्यू इंडिया, सर्वश्रेष्ठ भारत, है ना, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये है ना, डबलिंग द फार्मर इनकम, या फिर ये इस तरीके से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, है ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एम्बिशंस हैं, जो टर्म्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अपने यूज भी करते रहते हैं, वो आप लिख सकते हैं अंत में। इसके अलावा एसडीजी है, कोई कमिटी है, कोई स्कीम है, कोई नीति आयोग का बात है, कोई कोई कीवर्ड है, जैसे कि गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं।
अपना आंसर। इफ आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, आप कोई वे फॉरवर्ड अच्छा नहीं सोच पा रहे, उसका कोई एक इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड, यानी कि आप वे फॉरवर्ड लिख के नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कंक्लूजन कि आपने वे फॉरवर्ड लिखा और फिर लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे नहीं। मतलब आपको वे फॉरवर्ड के ऊपर अलग से लिखना ही है, मतलब क्या स्टेप्स टू बी टेकन। उसके बाद कंक्लूजन में जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं आप, या फिर ये सारी चीजें लिख सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो तो जनरल कंक्लूजन लिख दें। जैसे कि सपोज इंडस्ट्रियल लोकेशन का कोई क्वेश्चन आया, कि कोई भी क्वेश्चन आया जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री अपनी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जैसे गुजरात या फिर महाराष्ट्र इस एरिया में ज़्यादा क्यों होती है, तो आप उसके फैक्टर लिखेंगे ये, फिर अंत में लिख देंगे, अंत में है सो द प्रेजेंस ऑफ है ना, प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो भी आपको लिखना है, ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस एटसेट्रा लीड टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस एरिया। इस तरह का आप जनरल कंक्लूजन भी लिखेंगे, पर लिखना पड़ेगा आपको, कंक्लूजन आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बहुत जनरल जनरल कंक्लूजन बना के लिखते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है इसमें दिक्कत आती है कंक्लूजन लिखने में, तो इसमें सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम आप लिख सकते हैं कि आज के समय में क्या सिग्निफिकेंस है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो ट्राई टू लिंक इट विद इंडिया। ठीक है, ये तो कठिन है लिखना। ये दो तरीके लिख सकते हैं, ये मेन है। सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम आप लिख सकते हैं कोई भी आर्ट फॉर्म की या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट की। इसके अलावा पहला स्टेप था आपको नोट्स बनाने हैं, दूसरा स्टेप में अपन ने आंसर राइटिंग देखी कि आपको एक बेसिक फॉर्मेट बना लेना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपको पिछले साल के क्वेश्चन लिखने हैं, अराउंड 10 साल के, 5 से 10 साल के, जितने आप लिख पाए। इसके अलावा आपको मॉक्स लगाने ही लगाने हैं फुल लेंथ। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस अबव मेंशन थिंग्स इन मॉक्स यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई देम इन फाइनल एग्जाम इन एनी केस। अगर आपने इनका जितनी जो भी चीजें बताई प्रैक्टिस नहीं की तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, आप लगा ही नहीं पाएंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मैं एग्जाम्पल याद कर लेता हूँ, पर आप जब लिखेंगे या फिर मैप मैप की चीजें बना लेता हूँ, पर जब आप लिखना बैठेंगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे मैप ऐड करना है या डायग्राम ऐड करना है या कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है। उसके लिए आपको मल्टीपल मॉक्स देने पड़ेंगे। राइटिंग आपकी लिजिबल होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी ना हो तो भी चलेगा आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव स्पेस बिटवीन टू पार्ट्स। जैसे कि सपोज आपने इंट्रोडक्शन, कोई क्वेश्चन आया उसका आपने आंसर शुरू किया, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करना है, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिखा आपने 1 2 3 लाइन में। उसके बाद आपको थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, है ना, जैसे आप ये लिख रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, मतलब ये बेसिकली थोड़ी स्पेस छोड़नी है आपको, जिससे पता चले सामने जो पढ़ने वाले को कि आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, अब आप पहले सब पार्ट में आ गए, उसमें आपने पॉइंट लिखे, फिर आपको स्पेस छोड़नी है, जिससे कि पता चलता रहे कि आप सब पार्ट बदल रहे हैं, है ना। तो लीव स्पेस बिटवीन टू पार्ट्स। आपको अंडरलाइन करनी है हेडिंग को और सब हेडिंग को। हेडिंग मतलब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे सपोज इश्यूज इन मार्केटिंग, इश्यूज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये आपको लिख के अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन, कि दिखे किस तरीके से। आप बॉक्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने पॉइंट लिखने शुरू किए। पॉइंट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप ऐसे लिख दीजिए पहला पॉइंट और ये लिख दीजिए, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं पहला पॉइंट और फिर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ उसकी मेन बात लिखेंगे, फिर इस तरीके से बना के फिर लिखना शुरू करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है अगर आप लिख पा रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा कठिन है करना, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इस वाले को अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बहुत सारी जगहों से सीखी, आंसर राइटिंग बुक्स पढ़ी और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी, जो मैंने आपको बताई। आप इन्हें अप्लाई करके, आपको मैंने जैसा कि कहा है आपको अप्लाई करनी ही पड़ेंगी, बिना अप्लाई किए आपको नहीं बनेंगी ये सारी बातें। जो भी चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन, आपको भले ही अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है चीज़ें, बट अगर जब अप्लाई करेंगे आपको तब एहसास हो जाएगा कि इतना आसान नहीं है करना, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। So thank you all for watching the video.